गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पश्चिमीकरण का अध्ययन करेंगे। आपके सेकंड पेपर में एक टॉपिक दिया हुआ है पश्चिमीकरण। तो आज हम पश्चिमीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। आपका बीए फर्स्ट ईयर का है। तो डॉक्टर DMN श्रीनिवास ने भारतीय समाज में परिवर्तन की प्रक्रियाओं का अध्ययन करने हेतु संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया। इसे इस दिशा में का प्रथम व्यवस्थित प्रयत्न माना जा सकता है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत यह मानकर चलता है कि परिवर्तन के स्रोत व्यवस्था के भीतर भी पाए जाते हैं तथा बाहर भी। संस्कृतिकरण की अवधारणा जाति व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविकता आकांक्षित सांस्कृतिक तथा सामाजिक गतिशीलता को व्यक्त करती है। जबकि पश्चिमीकरण की जब हम बात करते हैं तो पश्चिमीकरण की अवधारणा उन परिवर्तनों से परिचित कराती है जो पश्चिम विशेषतः ग्रेट ब्रिटेन के साथ सांस्कृतिक संपर्क का परिणाम है। श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग उन परिवर्तनों को प्रकट करने के लिए किया जो भारत में 19वीं 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी शासनकाल की अवधि में हुए। तो अब हम पश्चिमीकरण का अर्थ देखेंगे कि MN श्रीनिवास पश्चिमीकरण किसे कहते हैं। तो पश्चिमीकरण का जो उन्होंने अर्थ स्पष्ट किया, उनके अनुसार मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग भारतीय समाज व संस्कृति में उन परिवर्तनों के लिए किया जो 150 वर्षों से अधिक समय के अंग्रेजी राज के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए। तो MN श्रीनिवास क्या कहते हैं कि पश्चिमीकरण से उनका तात्पर्य क्या है कि समाज के अंदर हमारे जो परिवर्तन 150 वर्षों के अंग्रेजी शासन के परिणाम स्वरूप आए, उन परिवर्तनों को उन्होंने पश्चिमीकरण के अंतर्गत लिया। इसमें प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, संस्थाओं में, वैचारिकी में आदि जो हमारे समाज में विभिन्न स्तरों पर परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों को उन्होंने इसमें समावेशित किया है। लिंच ने श्रीनिवास को उद्धृत करते हुए लिखा है, पश्चिमीकरण में पश्चिमी पोशाक, खान पान, तौर तरीके, विधियाँ और खेल, मूल्यों आदि को सम्मिलित किया जाता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा के अंतर्गत भारत में होने वाले वे सभी सांस्कृतिक परिवर्तन और संस्थात्मक नवीनताएं आ जाती हैं जो इस देश में पश्चिमी देशों, प्रमुखतः इंग्लैंड के साथ राजनीतिक व सांस्कृतिक संपर्क के कारण आई। तो श्रीनिवास क्या कहते हैं कि पश्चिमीकरण से उनका जो तात्पर्य है हमारे समाज में होने वाले उन विविध प्रकार के परिवर्तनों से है। जैसे वस्त्रों में आपके पहनावे में परिवर्तन हुआ, खान पान में परिवर्तन हुआ, रहन सहन के ढंग में आया, प्रौद्योगिकी में आया, ऐसे अनेक जो आपके समाज में परिवर्तन आए उनसे इनका संबंध है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने लिखा कि मानवतावाद तथा बुद्धिवाद पर जोर पश्चिमीकरण का एक अंग है जिसने भारत में संस्थागत या सामाजिक सुधारों का सिलसिला प्रारंभ किया। वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, राष्ट्रीयता का उदय, देश में नवीन राजनीतिक संस्कृति और नेतृत्व सबके सब पश्चिमीकरण के उपोत्पाद हैं। स्पष्ट है कि पश्चिमीकरण ने भारत में मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाने तथा तार्किक ढंग से विचार करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। पश्चिमीकरण का तात्पर्य केवल पाश्चात्य रीति रिवाजों या ढंगों को अपनाना मात्र ही नहीं है, यह एक जटिल एवं सर्वव्यापक अवधारणा है। इसके अंतर्गत विज्ञान, तकनीकी, प्रयोग सिद्ध पद्धति इत्यादि आते हैं। पश्चिमीकरण ने समतावादी और लौकिक दृष्टिकोण के विकास में भी सहायता प्रदान की। लोग विभिन्न समस्याओं के प्रति अब तार्किक दृष्टिकोण अपनाने लगे। पश्चिमीकरण में कुछ मूल्य वरीयताएं भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार का मूल्य जिसमें अनेक मूल्य सम्मिलित हैं, मानवतावाद, जिसका अभिप्राय जाति, आर्थिक स्थिति, धर्म, आयु एवं लिंग को ध्यान में नहीं रखते हुए सभी मनुष्यों के कल्याण में एक सक्रिय रुचि लेना है। समतावाद एवं लौकिकीकरण दोनों ही मानवतावाद में शामिल हैं। अब हम पश्चिमीकरण की विशेषताओं की बात करेंगे। तो पश्चिमीकरण की विशेषताएं क्या हैं कि इन्होंने MN श्रीनिवास ने कहा कि नैतिक रूप से तटस्थ धारणा है। मतलब कि इसके यह नहीं बताती कि पश्चिमीकरण के कारण जो आपके भारतीय समाज में परिवर्तन हो रहे हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं। ये केवल परिवर्तनों की बात करती है कि जब आपके 150 वर्षों का जो आपका ब्रिटिश राज रहा उसके फलस्वरूप आपके समाज में क्या परिवर्तन हुए इसकी बात करती है। वो ये नहीं कहते कि परिवर्तन अच्छा था या बुरा था। ये हो गया आपकी नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा। सेकेंड है एक व्यापक अवधारणा। पश्चिमीकरण एक व्यापक अवधारणा है जिसमें भौतिक और अभौतिक संस्कृति से संबंधित सभी परिवर्तन आ जाते हैं। भौतिक संस्कृति क्या है जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, जो मूर्त है, जैसे आपका टेबल, चेयर, कपड़े, ये सब आपके भौतिक संस्कृति के अंग हैं। और अभौतिक आपके विचार, प्रथाएं, परंपराएं, जो आपकी अमूर्त चीज़ें हैं, उसे आप अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं। तो इसके अंतर्गत पश्चिम के प्रभाव के कारण उत्पन्न होने वाले वे सभी परिवर्तन आते हैं जो प्रौद्योगिकी, धर्म, परिवार व जाति, राजनीति, प्रथाओं
आदर्शों, विश्वासों, मूल्यों, फैशन, खान पान, रहन सहन, यातायात और संचार, कला, साहित्य, शिक्षा, न्याय, प्रशासन, अन्य संस्थाओं में घटित हुए। बी कुप्पुस्वामी ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन इंडिया में लिखते हैं, श्रीनिवास द्वारा काम में ली गई पश्चिमीकरण की अवधारणा में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं। व्यवहार संबंधी पक्ष जैसे खाना पीना, वेशभूषा, नृत्य आदि। ज्ञान संबंधी पक्ष जैसे साहित्य, विज्ञान आदि। मूल्य संबंधी पक्ष जैसे मानवता, समतावाद, लौकिकीकरण। तो आपने व्यापक अवधारणा में देखा कि आपके समाज के सभी पक्ष इसमें सम्मिलित हो गए, कि आप व्यवहार संबंधी पक्षों की बात करते हो तो आपका खाना पीना, वेशभूषा, नृत्य, इन सब में जो परिवर्तन आए वो आपका व्यवहार संबंधी पक्ष। और जब आपके यहाँ अंग्रेज़ आए तो आपके खान पान में भी परिवर्तन आया, आपकी वेशभूषा में भी परिवर्तन आया, आपके व्यवहार में भी परिवर्तन आया। सेकेंड है ज्ञान संबंधी पक्ष, जैसे आपका साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान, इन सब में आपके अंग्रेज़ों के आगमन के पश्चात आपके परिवर्तन आया। थर्ड है मूल्य संबंधी पक्ष। तो मूल्य संबंधी पक्ष में हमने पहले भी बात की कि आपके यहाँ मानवतावाद, समतावाद, लौकिकीकरण की बातें की जाने लगी। अब लोग तर्क की दृष्टि से बात करने लगे। तो आप ये एक एम.एन. श्रीनिवास ने कहा कि पश्चिमीकरण एक नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा है, कि इसके अंतर्गत आपके समाज में जो हुआ परिवर्तन वो अच्छा है या बुरा, हम इसकी बात नहीं करते। हम इसकी बात करते हैं कि परिवर्तन क्या हुआ, किन किन क्षेत्रों में हुआ। उससे इस अवधारणा का कोई संबंध नहीं है कि वो परिवर्तन अच्छा था या बुरा था। कि प्राचीन काल में आप ज़मीन पे बैठ के खाना खाते थे, पंगत जो आपका सिस्टम था पहले, अब आप टेबल चेयर पे बैठ के खाने लगे, तो ये अच्छा है या बुरा है इसकी वो बात नहीं करता। पहले आपकी गुरुकुल पद्धति थी शिक्षा में, अब वो आपकी मैकाले की जो हम नवीन शिक्षा पद्धति पढ़ते हैं वो आई। तो इससे इस अवधारणा का कोई मतलब नहीं है कि पुरानी शिक्षा पद्धति, गुरुकुल पद्धति अच्छी थी या मैकाले की शिक्षा पद्धति अच्छी है। ये तो सिर्फ ये बात कर रहा है कि पहले की पद्धति क्या थी, उसमें कितना चेंज आया आपका। और दूसरा व्यापक अवधारणा है। व्यापक अवधारणा इस सेंस में कि इसने समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। थर्ड है एक वैज्ञानिक अवधारणा। पश्चिमीकरण की अवधारणा जो कि मूल्यों की दृष्टि से एक तटस्थ अवधारणा है, अतः यह वैज्ञानिक अवधारणा है। इसके द्वारा हम किसी भी समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनेक प्रारूप। पश्चिमीकरण में हमें अंग्रेज़ी, अमरीकी, रूसी और विभिन्न यूरोपीय देशों के प्रारूप या आदर्श देखने को मिलेंगे। सभी प्रारूपों में कुछ तत्व तो समान रूप से पाए जाते हैं। चूँकि अंग्रेज़ों ने ही भारतीयों को पश्चिमी संस्कृति के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं भौतिक पक्षों से परिचित कराया, अतः भारत में अंग्रेज़ी आदर्श ही विद्यमान है। यद्यपि वर्तमान में अमरीकी और रूसी प्रारूप भी प्रभावशाली होते जा रहे हैं। अर्थात कि आपका जो पश्चिमीकरण का प्रारूप है, जो आपके मॉडल हैं वो अनेक हैं। क्योंकि जिस समय की हम जिस काल की बात करते हैं, अंग्रेज़ों के 150 वर्ष के शासनकाल की, उसमें ज़रूर अंग्रेज़ों ने ज़्यादा आपको प्रभावित किया। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो आप अमेरिकन कल्चर से भी प्रभावित हुए, आप रूसी से भी प्रभावित हुए। आपके यहाँ जो साम्यवाद की, समाजवाद की बात की जाती है, उसमें आप रूसी कल्चर से प्रभावित हुए। तो ऐसा नहीं है कि अब हम केवल अंग्रेज़ों के मॉडल की बात करते हैं, हम उसी से प्रभावित हुए हैं। अब हम अन्य संस्कृतियों से, अन्य प्रारूपों से भी हम प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट है जटिल तथा बहुस्तरीय प्रक्रिया। श्रीनिवास कहते हैं पश्चिमीकरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है, जिसका प्रभाव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रौद्योगिकी एवं अन्य स्तरों पर देखा जा सकता है। एक समाज के विभिन्न पक्षों पर पश्चिमीकरण का प्रभाव भिन्न भिन्न रहा। कोई पक्ष अधिक प्रभावित व परिवर्तित हुआ तो कोई कम। कुछ लोगों ने पश्चिमी खान पान तथा वस्त्रों को अपनाया, तो कुछ ने पश्चिमी आदर्शों, मूल्यों और विश्वासों को, कुछ ने पश्चिमी प्रौद्योगिकी को। तो हमने देखा कि इसकी जो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया हमने हमारे समाज में देखी, वो एक जटिल और बहुस्तरीय प्रक्रिया है। कि समाज के हर क्षेत्र में, हमने पहले बात की कि व्यापक प्रक्रिया, तो हर क्षेत्र में हमें इसका प्रभाव देखने को मिला। और हर क्षेत्र में एक जटिल इसका लिया। कुछ लोगों ने, जैसे हम पश्चिमी खान पान की बात करें, तो कुछ लोगों ने तो आपका टेबल चेयर सिस्टम अपनाया, पर कुछ लोगों ने नहीं अपनाया। कुछ लोगों के यहाँ आज भी हमें वही हमारा इंडियन कल्चर देखने को मिलता है। कुछ ने खान पान में अपनाया, कुछ ने आपकी वेशभूषा में अपनाया, कुछ परिवारों में आपके जो आपकी अंग्रेज़ी वेशभूषा उसको अपनाया गया, पर कुछ परिवारों में अभी भी भारतीय जो परंपरागत आपकी वस्त्र पहनावा है उसी को ही फॉलो किया जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि एक जटिल और बहुस्तरीय प्रक्रिया है। तो इसमें समाज के सभी पक्षों पर पश्चिमीकरण का प्रभाव समान रूप से नहीं पड़ा।
किसी क्षेत्र में हमें कम देखने को मिला तो किसी क्षेत्र में अधिक देखने को मिला। भारत में पश्चिमीकरण की गति सर्वत्र ही समान नहीं है। मैसूर में पश्चिमीकरण की दौड़ में ब्राह्मण सर्वाधिक आगे रहे हैं, ये श्रीनिवास की स्टडी कहती है। नेक्स्ट है चेतन और अचेतन प्रक्रिया। पश्चिमीकरण का प्रभाव भारतीय समाज पर चेतन और अचेतन दोनों ही प्रकारों से पड़ा है। कई पश्चिमी तत्वों को तो हम जानबूझकर प्रयत्नपूर्वक ग्रहण करते हैं और कई हमें अप्रत्यक्ष तथा अचेतन रूप से प्रभावित करते हैं और वे हमारे व्यवहार तथा दैनिक जीवन के अंग बन जाते हैं। श्रीनिवास कहते हैं कि कुछ अंग्रेज़ों के आगमन के बाद जो आपके समाज में परिवर्तन हुए, कुछ को तो आपने चेतन रूप से स्वीकार किया, जानबूझकर स्वीकार किया कि आपको पता है कि वो हम उससे उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, पर कुछ चीज़ों को उन्होंने कहा कि आपने अचेतन रूप से स्वीकार कर लिया कि आपके समाज में वो परिवर्तन हुआ, आपने सोचा नहीं उसके बारे में, लेकिन आप अपने व्यवहार में धीरे धीरे उस चीज़ को अडॉप्ट करते गए। तो श्रीनिवास कहते हैं कि ये जो पश्चिमीकरण की अवधारणा है, ये बेसिकली उन्होंने समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के तहत इसका अध्ययन किया। वे कहते हैं उन्होंने जब अध्ययन किया कि भारतीय समाज में आपकी संस्कृति में समाज क्या परिवर्तन आए, जिसमें उन्होंने एक संस्कृतिकरण की अवधारणा दी, पश्चिमीकरण की अवधारणा दी। तो पश्चिमीकरण की अवधारणा के अंतर्गत वो कहते हैं कि आपके समाज के सभी क्षेत्रों में अंग्रेज़ों का 150-200 वर्षों का जो शासनकाल रहा आपके देश में, उसमें वो कहते हैं कि इन लोगों के आने से आपके समाज के सभी क्षेत्रों पर इनका प्रभाव पड़ा। तो इनके आने से आपके जो सभी क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा और जो परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों के लिए इन्होंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया। पश्चिमीकरण इसलिए क्योंकि हम ये पश्चिमी सभ्यता या संस्कृति की बात करते हैं। तो इन्होंने कहा कि आपकी कला, साहित्य, शिक्षा, रहन सहन, पहनावा, सभी क्षेत्रों में परिवर्तन आए। तो आपकी भौतिक और अभौतिक दोनों ही संस्कृति में आपके परिवर्तन आया। भौतिक में हमने कहा कि हम जो मूर्त चीज़ें हैं उनको हम भौतिक संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, जबकि अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत हम प्रथाओं, परंपराओं, विश्वासों, मूल्यों की बात करते हैं, जिनको आप अमूर्त हो, जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो ये आपकी भौतिक और अभौतिक संस्कृति में उन्होंने परिवर्तन की बात की। उन्होंने कहा कि ये बहुत व्यापक प्रक्रिया है, बहुत व्यापक स्तर पे इस पर परिवर्तन होते हैं। तो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में उन्होंने कहा कि नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा है, परिवर्तन अच्छा है या परिवर्तन बुरा है, इससे पश्चिमीकरण का कोई लेना देना नहीं है। वो केवल आपकी ब्रिटिश या अंग्रेज़ों के आगमन के बाद आपकी संस्कृति में जो परिवर्तन आए, केवल उन्हीं की बात करता है। एक आपकी व्यापक प्रक्रिया है कि आपके समाज के सभी क्षेत्रों को पश्चिमीकरण ने प्रभावित किया है। एक वैज्ञानिक अवधारणा है कि मूल्यों की दृष्टि से एक तटस्थ अवधारणा है। नेक्स्ट है इस एक अनेक प्रारूप हैं कि हम केवल ये नहीं कह सकते कि अंग्रेज़ों ने ही हमें प्रभावित किया, हम दूसरे और देशों से, अमेरिका से, रूस से, इनसे भी हम अपनी हमारी संस्कृति में अनेक परिवर्तन हुए। जटिल और बहुस्तरीय प्रक्रिया है, चेतन और अचेतन प्रक्रिया है। तो एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि इस प्रक्रिया के तहत आपके समाज में कई परिवर्तन तो चेतन रूप से हुए और कई परिवर्तन आपके अचेतन रूप से भी हुए। तो इसके तहत इस प्रक्रिया के तहत उन्होंने आपकी समाज की संस्कृति में जो परिवर्तन हुए उसको इन्होंने अध्ययन किया और इसे एक नैतिक तटस्थ अवधारणा कहा कि इस अवधारणा में इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका परिवर्तन अच्छा है या बुरा है। आज हम मूल्यांकन करने देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो वेशभूषा में परिवर्तन आया वो कुछ अर्थों में हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं है, तो ये बुरा है। पर श्रीनिवास कहते हैं कि जब आप वेस्टर्नाइजेशन या पश्चिमीकरण की अवधारणा की बात करते हैं तब हम इस चीज़ की बात नहीं करते कि वेशभूषा में ये जो परिवर्तन आया ये बुरा था, या हमारे खान पान में जो परिवर्तन आया, या हमारे प्रथाओं में, परंपराओं में जो परिवर्तन आ गया वो अच्छा था या बुरा था। इससे वो कहते हैं कि कोई लेना देना नहीं है, आपके परिवर्तन आया और क्या परिवर्तन आया है आप उस चीज़ की बात करते हो, केवल परिवर्तनों की बात करते हो, आप अच्छे या बुरे की बात नहीं करते। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे पश्चिमीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन पर जो प्रभाव हमारे समाज पर पड़े हम उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।